कौन यही ना रहता है। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का अधिनियम। उसके बाद 1793 चार्टर एक्ट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम लोग पढ़े 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, क्यों कहा गया है? क्योंकि 20-20 साल के गैप पर आया है, इसीलिए। और भी बहुत सारे कारण है, मजाक कर रहा हूँ। बता दूंगा, पहले देख लीजिए, इतना हो गया है। क्यों नहीं चल रहा है ये सब? कहाँ चली गई लाइट? विसर्जन हो गया क्या उसका? चलिए देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग वो पढ़ेंगे हम लोग क्राउन के अधीन, क्राउन के अधीन, अधीन संवैधानिक विकास। क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास। क्राउन का मतलब होता है वहां के राजा रानी, ठीक है ना? यानी 1853 में एक्ट मैंने बताया था। उसके बाद 1857 का यहाँ पर विद्रोह हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, उसके शासन को यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त किया गया, और पूरा पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई। तो उसके बाद इसीलिए क्राउन का अधीन हम लोग यहाँ पर डालेंगे, क्राउन का अधीन संवैधानिक विकास। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1858 का, 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम। कोई दिक्कत? अरे भाई, बिना कैसे हो गए? खिड़की खोल दें? कहाँ खुल रहा है यार ये सब? हाँ, बहुत दिन से जाम है, नहीं खुलता है। अरे भाई बंद करो, सामने घर और है, दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बात बाद में पहले मारेगा सब सुता के यहीं पर उसके बाद बात होगी, है ना? तो देखिए यहाँ पे 1858 का, ये तो मैं ही भूल गया मुझे क्या पढ़ाना, इतनी गर्मी है। भारतीय परिषद अधिनियम।
ये तो ऐसी
अब कैसे पता लग जा रही है आवाज़? आवाज़ जा रही है माइक में? चलिए ठीक है, लगा लिया हूँ, लगे कि लगाया हूँ बस। तो बत्ती तो बंद में भी जल रहा है। हाँ जल रहा है, जल रहा है। चलिए ठीक है, आवाज़ जा रही होगी। और भाई इधर मैसेज कर देना अगर जा रही है कि नहीं। अच्छा साउंड आ रहा है, मैसेज साउंड अभी देख रहा हूँ मैं। एक बार बता देना अगर आवाज़ जा रही हो तो जो भी है बता ही देगा, खुद नहीं अपने मैसेज करेगा फिर। चलिए क्या बता रहा था मैं? कैसे पता लगा क्या बोल रहे हैं आप लोग? एक आदमी को ही बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सुनिए। तो जो विधानसभा की स्थापना की गई, जो विधानसभा की स्थापना की गई, ये पहली बार 1861 के अधिनियम में की गई है। ठीक है ना, 1861 में पहली बार। इससे पहले ना कोई विधानसभा कॉन्सेप्ट था, ना विधान परिषद का कॉन्सेप्ट था। अभी तक मैं चुनाव के बारे में बात नहीं किया हूँ। तो ऑप्शन में तो अपना दिमाग नहीं लगा लेना है। जब चुनाव के बारे में बात की जाएगी कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में की गई, तो मैं खुद वहां पे बताऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि, इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि, इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वायसराय को, वायसराय को, प्रावधान किया गया कि, किया गया कि वायसराय को कुछ विकट स्थिति में, वायसराय को कुछ विकट स्थिति में, विकट स्थिति में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अच्छा, ये अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अध्यादेश का सिंपल मतलब ये होता है, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है हम लोग के यहाँ। किस अनुच्छेद में? 123, 123 में, यानी 123 में राष्ट्रपति और वर्तमान में अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का सिंपल मतलब होता है कुछ दिशा निर्देश, कुछ उसका राष्ट्रपति करेगा। हम लोग बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना समझना है कि अगर अध्यादेश से संबंधित कोई भी सवाल और क्वेश्चन आ रहा है तो बस हम लोग आंसर मारेंगे 1861। 1861 में दो बात याद रखना है हम लोग को, मात्र दो बात। एक तो विधानसभा की स्थापना, बहुत बार सवाल पूछा है, विधानसभा की स्थापना अगर पूछ रहा है तो 1861, और अध्यादेश के बारे में बात कर रहा है तो 1861। दो बात याद रहेगा, सवाल यहां से हो जाएगा। कोई डाउट कीजिए समझने में यहाँ पे? चलिए आगे लिखेंगे हम लोग, 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम है, 92 वही है ना? 1892 का अधिनियम, चलिए लिखेंगे इसमें, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय को कि नहीं, वायसराय को, वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में, अपने कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 10, यानी कम से कम 10, कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक या अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कम से कम 10 तथा अधिकतम 16 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे 1861 में, 1861 में मैंने बोला था 6 और 12,
और इसके अधिनियम में मैंने बात कर दिया 10 और 16, यानी ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अब अंग्रेज धीरे धीरे और भारत पे अपने शिकंजा कसने का प्रयास कंटिन्यू कर रहा है सब। अब तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, अब पूरा का पूरा पावर जो दिया गया है वो ब्रिटिश संसद के हाथों में दे दिया गया है। अब भारत के लिए सारा कानून बनाने का काम कौन कर रही है? ब्रिटिश संसद कर रही है, इसमें हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में कि जो बजट पेश की जा रही है, भाई बजट पेश होगा ना कि भाई एक साल में क्या क्या वो लोग काम करेंगे, उन लोगों को दिखाना भी है। तो बजट जो पेश किया जा रहा है उसमें भारत जो भारतीय लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग को प्रश्न पूछने का अधिकार है, बस बहुत ही सीमित, बहुत ही लिमिटेड एरिया में हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग केवल भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं कि स्थिति क्या है। मैं बोला ही नहीं हूं, मैं बजट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि पहली बार भारतीयों को कब बजट में बैठने का अधिकार दिया गया है। बजट में जब बजट पेश होता है, अभी वर्तमान में बजट पेश होता है तो क्या होता है उसमें संसद सदस्य सभी लोग मिलकर बैठते हैं वहां पे, विपक्ष हो या पक्ष हो, सारे के सारे लोग। उसी तरह वहां पर भी प्रावधान किया गया कि जो बजट पेश की जा रही है, जो भारतीय लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो हम लोग केवल उसमें बैठक में भाग ले सकते हैं। ऐसा हम लोग उसके बजट पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठा नहीं सकते हैं कि बजट हम लोग के लिए सही नहीं है। चाहे हम लोग के लिए जो विकास के बारे में बात किया जाए, चाहे किसी उत्थान के बारे में, योजना के बारे में बात हो रही है, हम लोग को अधिकार ही नहीं दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 1909 में पहली बार यह अधिकार दिया गया कि भाई आप सवाल कर सकते हैं बजट के बारे में, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एरिया में, वैसे क्षेत्रों में अधिकार में, वैसे क्षेत्रों के बारे में सवाल कर सकते हैं जहां का मतलब जहां पे कोई मतलब ही नहीं उसका। जैसे स्वास्थ्य के बारे में बात कर सकते हैं, शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, जो मेन पैसा वाला मामला सब तो अपने पास वो सब रख लिया था। तो हम लोग को दिया गया तो सार्वजनिक हित के बारे में सवाल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के बारे में हम लोग केवल सवाल कर सकते हैं। वित्त के बारे में, पैसे के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग बात करने का अधिकार ही नहीं दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कोई डाउट समझने में? तो यहाँ पे लिखेंगे 1892 में दूसरा पॉइंट, नहीं अभी तो मैं लिखवाया नहीं हूँ, अभी तो मैं समझा रहा था, मैंने समझा रहा था। मैं लिखवाया हूँ क्या? अभी तो मैं लिखवाया नहीं, मैं समझा रहा था चीज़ों को लेके, उसको काट दीजिए। जब तक मैं बोलूँ नहीं लिखना है तो लिखना नहीं है, केवल सुनना है ना। मैं खुद बोलूँगा, एक एक पॉइंट में बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर में जाकर या जो भी कोचिंग या टेस्ट फेस्ट जो भी लगाते होंगे लगाएंगे, जितना मैं बता रहा हूँ इससे बाहर सवाल नहीं आएगा भारत के इस चैप्टर से, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बताया जा रहा है बहुत रिसर्च करने के बाद बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि बस आए और शुरू हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है एकदम, थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो ही सकता है आप लोगों का कि जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। और दूसरा बात है, जो आप ही ले थे क्या क्वेश्चन, देखिए दो बात यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा सारा बात, लेकिन ध्यान रखना है बात कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में बहुत अंतर है। पॉलिटी का मतलब होता है केवल संविधान के बारे में पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि संविधान के साथ साथ हम लोग उसके थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे संविधान के बारे में केवल बात करें पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में उसके साथ थिंकर्स भी, भाई डेमोक्रेसी के बारे में कौन क्या बोला है, जो भारत का संवैधानिक विकास है या भारत का जो संविधान है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में कौन क्या बोला है, उसके कौन क्या परिभाषा दिया है, ठीक है ना। उसको बारे में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। वो जो आप दिखाए थे उसमें से लगभग 70% क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उससे आ जाएगा, 20% क्वेश्चन वो जब मैं थिंकर्स वाला पढ़ाऊंगा लास्ट में तो वो सारा मेकअप हो जाएगा। 10 में अगर आपका 6, 7, 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में बन रहा है, 7, 8 क्वेश्चन तक, तो समझिए कि मामला सही जा रहा है। 10 में 10 तो नहीं बनेगा, एकदम ये नहीं बोलूंगा मैं, जो पढ़ा दूंगा 10 में 10 बन जाएगा। जो बोल रहा है उसका ही बात नहीं समझना है, समझो झूठ बोल रहा है। पहली बात तो ये है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपना पढ़ाकर 10 में 10 क्वेश्चन बोल दे कि मेरे ही कॉपी से, मेरे ही नोट से, मेरे ही यहाँ से आएगा। हवा पानी में नहीं रहना, रियलिटी भी सुनना है चीज़ों को। 10 में अगर आपका 6-7 क्वेश्चन भी आ रहा है तो मामला सही है। भाई 50% लोग तो यहाँ पर टॉप कर जा रहे हैं एग्जाम में, 50% पर, 60% पर,
तो यहाँ तो मैं 70% के बारे में बात कर रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए से आ जाएगा, लेकिन ध्यान ये देने की बात है कि आप उस एक क्वेश्चन को किस प्रकार समझ रहे हैं। पूरा गेम है क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप वो समझ गए, इसीलिए जब भी एग्जाम में जाएं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में कुछ और ट्रांसलेट, इतना ना लेंदी ट्रांसलेशन कर देगा हिंदी वाला कि सवाल बनता है इंग्लिश में, उसका गूगल ट्रांसलेशन होता है हिंदी में। अब गूगल पर जो ट्रांसलेट होता है आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, बहुत गंदा करता है ट्रांसलेट। वो जो करेगा उसको भी 2 दिन बाद नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है वो, है ना। अब क्या पता टीचर वाला में किस तरह का है, लेकिन और सब एग्जाम में एकदम लिखा रहता है। इंस्ट्रक्शन जो पढ़ेंगे एग्जाम में, जो सवाल आता है उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है कि अगर इन केस कभी भी क्वेश्चन में डायलेमा है, फंस रहा है, तो इंग्लिश वाला को मान्य माना जाएगा। यही में दिया रहता है, देखिए। तो इसमें भी इंग्लिश में मान्य माना जाता है। तो ध्यान देने की बात है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। अब मान लीजिए कि छुआछूत दे दिया, चाहे अस्पृश्यता, छुआछूत ना देखो देता है अस्पृश्यता का अंत। मान लीजिए किसी को ना पता हो अस्पृश्यता, लेकिन छुआछूत हो या अस्पृश्यता हो, हिंदी उसका अनटचेबिलिटी ही होगा। तो इंग्लिश तो एक ही है ना, हिंदी तो बहुत सारा आ सकता है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, सॉरी अस्पृश्यता, कुछ और भी दे सकता है जो उसका मन हो, क्योंकि अपने हाथ में देना है कि नहीं। चीज़ों को समझना है। इसमें फ़ोन भी आना है, इसको बंद करो, भी बाद में करते हैं। चल लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, जहां जहां मैं पहली बार बोल रहा हूं ध्यान देने की जरूरत है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति का, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। अभी यहाँ पे केवल निर्वाचन की शुरुआत की गई है। तो जब निर्वाचन की शुरुआत की, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यहाँ पे बात नहीं की गई है। फिर समझिएगा, अभी केवल निर्वाचन के बारे में बात की जा रही है, निर्वाचन की शुरुआत की गई है। तो जब अगर निर्वाचन की शुरुआत की गई है और कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत की गई है। ठीक है ना। सवाल सिंपल पूछेगा कि भारत में किस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की शुरुआत की गई, तो 1892 का अधिनियम, कोई दिक्कत। लेकिन अभी ये पूछ नहीं रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अभी केवल बोल रहा है कि भाई शुरुआत की गई यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को, भारतीय सदस्य को, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर, वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। लिखेंगे इसके बारे में। इस अधिनियम को, इस अधिनियम को, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में। इस समय मार्ले इस समय मार्ले इस समय मार्ले भारत सचिव के पद पर तथा मार्ले भारत सचिव के पद पर तथा मिंटो भारत के वायसराय के रूप में कार्य कर रहा था या कार्यरत था। मिंटो भारत के वायसराय के रूप में कार्यरत था। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने बता दिया कि जो मार्ले मिंटो है ये दो लोगों ने मिलकर एक अधिनियम को लाया, पेश किया, इसीलिए इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। जो मार्ले था वो भारत सचिव था और जो मिंटो था वो कौन था? भारत के वायसराय के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, अब समझेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1909 का अधिनियम, 1909। ठीक है, इससे पहले जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में बात की गई थी। ठीक है, 1909 में बंगाल विभाजन। अच्छा, पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन कब हुआ? हाँ, याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 या 6? कंफर्म है ना? चलिए तब ठीक है, आप लोग गलत लॉक कर दें। अच्छा, कब इसको रद्द किया गया? 11। कब किया गया? अरे भाई ईयर नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब किस कोई। हाँ, जब वो भाई साहब आया था अपना यहाँ पर, जब यहाँ पर राजधानी ट्रांसफर हो रहा था मामला, उस टाइम इसको रद्द किया गया। अच्छा, बंगाली विभाजन क्यों किया गया? हाँ, इसलिए था ना, सिंपल एक लाइन में अगर कोई पूछे कि बंगाल विभाजन ही क्यों किया गया, पूरा टारगेट अंग्रेजों ने बंगाल पर क्यों किया, इसलिए कि उसको इजीली तोड़ा जा सकता था, क्योंकि एक एरिया पूरा मुसलमानों का था और एक एरिया पूरा हिंदुओं का था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है ना, तो इसको तोड़ना आसान था अंग्रेजों के लिए। और भाई अंग्रेजों का पहला से ही एक सिद्धांत पे वो लोग काम कर रहे थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। अच्छा, डिवाइड एंड रूल या डिवाइड और रूल? हाँ, डू और डाई या डू एंड डाई? डू और डाई या डू एंड डाई? हाँ, डू एंड डाई नहीं, डू एंड डाई का मतलब करो और मरो भी, दोनों साथ में करना। डू और डाई, या तो करो नहीं तो मरो, चाहे जो करना है करो। कौन दिया था ये? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। रेस्पेक्ट के साथ नाम लीजिए भाई, बहुत पावरफुल आदमी है। लिखिए। तो क्या मैंने बोला इसमें? कार्यरत थे। हाँ, देखिए उसके बाद लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए इस अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित भी की गई। उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित भी की गई, यानी रिजर्व किया गया। कुछ सीटें आरक्षित भी की गई। आगे लिखेंगे भारतीयों को, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीयों को बजट पर सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक विषयों पर
प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये जो सार्वजनिक विषय के बारे में जो बात कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ये सब ये लिख लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जल हो गया इत्यादि। नेक्स्ट में लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य, एक भारतीय सदस्य, एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा, एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति की गई, की नियुक्ति की गई, सत्येंद्र नाथ सिन्हा की नियुक्ति की गई। हो गया। नेक्स्ट में लिखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत विधान मंडलों, इस अधिनियम के अंतर्गत विधान मंडलों के आकार में वृद्धि की गई। हाँ, आकार, साइज, आकार में वृद्धि की गई। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, 1919 का भारतीय शासन अधिनियम बोले, लिखेंगे इस अधिनियम को, इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। चेम्सफोर्ड, जेम्स नहीं, चेम्स, चेम्स, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस समय मोंटेग्यू भारत सचिव के पद पर, इस समय मोंटेग्यू भारत सचिव के पद पर तथा चेम्सफोर्ड, इस समय मोंटेग्यू भारत सचिव के पद पर, के पद पर तथा चेम्सफोर्ड, तथा चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर था, वायसराय के पद पर था। हाँ, आगे लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय, द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था की गई, द्विसदनीय व्यवस्था की गई। द्विसदनीय का मतलब दो सदन, केंद्र में दो सदन की स्थापना की गई, जो अभी वर्तमान में लोकसभा तथा राज्यसभा है उसी तरह। तो लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उच्च सदन, जिसके अंतर्गत उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन
उच्च सदन को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन। ब्रैकेट में लिखेंगे 60 सदस्य, ब्रैकेट में लिखेंगे 60 सदस्य, जिसके अंतर्गत उच्च सदन तथा तथा केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा ब्रैकेट में 144 सदस्य, 144 सदस्य की स्थापना की गई। ब्रैकेट में 144 सदस्य की स्थापना की गई। हाँ 144 है, समझा दूंगा, लिखिए अभी पर, लिखिए इसको। आगे लिखेंगे प्रांतों में, नेक्स्ट वन लिखेंगे इसके अंतर्गत या इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत बता रहा हूं मैं, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। द्वैध शासन का मतलब यहां पर क्या होता है समझेंगे। यहां पर है द्विसदनीय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्विसदनीय का मतलब होता है कि दो सदन जो केंद्र में स्थापित किया गया, और यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि एक वैसा शासन जो वायसराय कर रहा है, वायसराय किया गया, वायसराय कर रहा है अपने कार्यकारिणी परिषद की सहायता से, और एक वैसा शासन जो भारतीय लोग अपना कर रहे हैं। और वहां पे जैसे अभी वर्तमान में जो विषय हैं, बहुत सारा विषय, जैसे शिक्षा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो अलग अलग विषय है ना। तो कुछ विषयों पर पावर किसको दिया गया है, केंद्र को दिया गया है, और कुछ विषयों पर पावर किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है। और जहां पर डिस्प्यूटेबल मामला, जहां पर डिस्प्यूट होने की चांस है, उसको रखा गया समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर सहमति से उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन अगर इन केस कभी भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें कभी भी इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों केंद्र या राज्यों को, तो पूरा ज्यादा पावर किसको दिया गया है, केंद्र को दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रांत में द्वैध शासन लागू की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन का मतलब कि दो आदमी का शासन, कि भाई अपना एक अलग से वायसराय भी करेगा, यहाँ पर अपना शासन स्थापित करेगा, और यहाँ पे भारतीय लोग भी अपना जो कानून चला रहे हैं चलाएंगे। लेकिन यहाँ के विषयों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ के विषय, कुछ विषय जो वायसराय के अंतर्गत रखा गया था, और कुछ विषय भारतीयों के अंतर्गत रखा गया था। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा, कुछ चीजें होंगी, वो पूरा रख दिया गया वायसराय के हाथों, उसके अंतर्गत। आज जिस पर कोई मतलब नहीं है उसको रख दिया गया, हम लोग को दे दिया गया, झुंझुना बजाते रहो। बाद में उस टाइम हो रहा था और आज भी हो रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी होगा। झुंझुना हम लोग बजाएंगे। जो हम लोग हैं ना कस्टमर, हम लोग मान पर कस्टमर है ना, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं कि कस्टमर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा, या तो कस्टमर असंतुष्ट होगा। तीसरा ऑप्शन हम लोग के पास नहीं है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर उत्पादन किया जा रहा है, तो दो ही ऑप्शन हम लोग के पास है ना, या तो उस प्रोडक्ट हम लोग को अच्छा लगेगा तो हम लोग खरीदेंगे, और नहीं लगेगा तो नहीं खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं चल के हम लोग कल बना लेंगे उस प्रोडक्ट को, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग या तो उससे संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे। उसी तरह उस टाइम मामला वही था कि भाई जो मेन विषय था वो लोग पूरा अपने हाथों में रख लेते थे, और जो उसका कोई मतलब नहीं है वो रख देते थे। हम लोग भाई लो अब तुम लोग एंजॉय करो इस पे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, मैं बोला लाइन बोलिए, एक आदमी कोई बोलिए, एक आदमी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया तथा 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 प्रांतों के विषयों को तथा प्रांतों के विषयों को तथा प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दी गई, तथा प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दी गई, तथा प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दी गई। अब ए बी करके लिखेंगे। ए में आरक्षित विषय, आरक्षित विषय,
और दूसरा लिखेंगे हस्तांतरित विषय, आरक्षित, आरक्षित विषय ए में, और बी में लिखेंगे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित ट्रांसफर जो होता है ना उसी को हस्तांतरित उसी को बोलते हैं। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब समझेंगे यहाँ पर जो आरक्षित विषय था वह मुख्य रूप से वायसराय के अंतर्गत थे और यह किसी भी काम के लिए उत्तरदायी नहीं था। समझ में आ रहा है ना? तो आरक्षित विषय के सामने लिख देंगे कोई उत्तरदायी नहीं, कोई उत्तरदायी। मैं इसके आगे और लिखवाऊंगा अच्छे से थोड़ा, अभी बस इतना लिखेंगे, कोई उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी नहीं। माने इसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, और काम सही हो गलत हो उसमें उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, सिंपल, ठीक है ना? उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है कि भाई आपने ये काम गलत कर दिया। और आरक्षित विषय के सामने लिखेंगे उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, चाहे उत्तरदायी जो भी लिखना है। नहीं, हाँ। और हस्तांतरित में उत्तरदायी है क्योंकि आरक्षित विषय था उसके अंतर्गत, वायसराय के अंतर्गत, और जो हस्तांतरित विषय था वो था हम लोग के अंतर्गत। तो हम लोग तो उसको लेटा लेटा कर उत्तरदायी करवाएगा अगर गड़बड़ हो गया तो, ठीक है ना? आगे लिखेंगे, टाइम हो गया तो 2 पॉइंट लिख लीजिए। कौन सा मैं यहाँ पर डांस कर रहा हूँ, लिखिए। पढ़ा ही रहा हूँ ना मैं भी, लिखेंगे आगे। एक तो ऐसे भी, ऐसे मैं टाइम से 1 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही। चलिए लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया, प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। हो गया प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। और आगे लिखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट इलेक्शन। आगे लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए भी, इस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए भी, सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जिस तरह 1909 में मुस्लिमों के लिए की गई थी, अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई मुस्लिम को तो हम लोग फंसा दिए इधर ग्रुप में मामला में, अब सिख भी इधर लगे हल्ला करने कि भाई जब उन लोगों को मिल गया तो मेरे भी। देखिए पृथक निर्वाचन का सिंपल मतलब ये होता है कि विधानसभा में सीटें आरक्षित करना, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और इसके लिए थोड़ा और जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, चाहे सर मैम बताएंगे जो भी है, कि जो मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई उसमें से एक अलग से प्रावधान किया गया वहां पर कि भाई जो भी इलेक्शन होगा मुस्लिमों के लिए उसमें से ज्यादातर वोट भी मुस्लिम ही डालेंगे उनको। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कि जो मान लीजिए मैं इस एरिया से मैं मुस्लिम हूं मान लीजिए और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूं, तो यह प्रावधान किया गया कि वोट भी कौन करेगा? मुस्लिम ही करेंगे। तो क्या आदमी हारने का चांस है? क्या हारने का चांस नहीं है। फिर सिखों को लगा कि भाई तो मुस्लिमों को ज्यादा फायदा हो रही है, सरकार दे रही है, तो हम लोग क्यों नहीं दे रही है? और अंग्रेज तो खोज ही रहे थे इस तरह का मामला कि भाई तुरंत मिले कि मैं दे ही दूं। सिख बोला चलो भाई तुम्हारे लिए तथास्तु, तुम भी लो। अब तो हिंदू मुस्लिम ही तो किया ही, मामला तो हुआ ही, उसके अलावा हिंदू हिंदू में भी लड़वा दिया मामला। तभी तो लायक 1932 में पूना पैक्ट क्यों हुआ था? उसी का तो एक था ना,